चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ आज पहले, ये टाइम थोड़ा लिमिटेड है। हाँ, कौन से सामने? ओके, मैं मॉड्यूल लाया नहीं, मैं पहले टॉपिक पढ़ा देता हूँ, डाउट्स तो समझ में और फिर कल एक साथ ले लेता हूँ, ऐसा लगता है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था अपना, कैपिटल बजटिंग, वो टॉपिक पे बात हो रही थी। तो अभी तक हमने जो मेथड्स देखे उसमें एनपीवी, पीआई रेशियो, ये सब पे बात हो रही थी। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, पी रेशियो, सॉरी सी फैक्टर, कॉस्ट इक्विवेलेंट या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर पे बात हो रही थी। तो ऐसा काफी सारे टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए। अब इसी लाइन में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आईआरआर। ये भी डिस्काउंटिंग वाला ही मेथड है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फॉर्मूला से ज्यादा अगेन लॉजिक बेस्ड है, तो अपना लॉजिक पे फोकस करेंगे वैसा है। तो व्हाट इज आईआरआर ये समझते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, ये टॉपिक है। इसके लिए आपको एक दो सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे कंसेप्ट लेवल पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पहला सेंटेंस जो है वो लिख लो, मैं यहाँ पे बोर्ड भी कर देता हूँ। ये पहला सेंटेंस है जिससे अपन आईआरआर को समझते हैं। द एक्चुअल रेट एट विच रिटर्न इज अर्न्ड, इट इज कॉल्ड आईआरआर। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वो तो हमें चुकानी होती है, ठीक है। लेकिन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर ही अगर पैसा कमा रहे हैं तो एट द एंड तो हाथ में कुछ बचा ही नहीं, एनपीवी जीरो आ जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमाएंगे तो जाके कुछ बचेगा। तो यहाँ पे आईआरआर जो है ना, परसेंटेज टर्म्स में गिन रहे हैं कि आपने जितना भी सीएफएटी कमाया, आपने जितना भी रिटर्न कमाया, परसेंटेज टर्म्स में वो कितना है। अगर वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो अच्छा है, अगर कम है तो प्रॉब्लम है, और बराबर है तो फिर वो सेट ऑफ हो गया। ये वैसी बात हो रही है। तो दिस इज आईआरआर। यूजुअली ये कैलकुलेट जो है वो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज रिटर्न, ठीक है, एक्चुअल वाला परसेंटेज रिटर्न। दूसरा एक और तरीका, आईआरआर को गिनने के लिए ये तरीका काम आता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। आईआरआर इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। बात करेंगे इस पर डिटेल में, मैं क्यों बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन के लिए आपको ये वाला रीजन काम आएगा। व्हाट इज आईआरआर? एक्चुअल रेट एट विच रिटर्न इज अर्न्ड, दिस इज आईआरआर, और द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो इज आईआरआर, ये बोला हुआ है। तो ये दो चीजें हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं और कैलकुलेशन समझने के लिए फिर एग्जांपल भी लेंगे। अब ये जो चीज बोल रहा हूँ ना, एनपीवी इक्वल टू जीरो, क्यों बोल रहा हूँ वो समझो। हमने कुछ डिसीजंस लेने की बात की थी, जैसे एनपीवी के केस में। तो एक सिचुएशन थी कि जहां एनपीवी पॉजिटिव है तो वहां आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। एनपीवी अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर एनपीवी इक्वल टू जीरो है तो इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाँ बोलो ना बोलो, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। दिस इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी बात हुई थी, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं बच रहा। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट होता तो इंटरेस्ट के पैसे आपकी जेब से चले जाते, नेट लॉस हो जाता। यहाँ नेट लॉस नहीं हो रहा वैसा है। यही बात अगर हम पीआई रेशियो के केस में करें, ये भी बात हुई थी पीआई रेशियो। तो पीआई रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर वो फेवरेबल होता है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि पीआई रेशियो का फॉर्मूला याद करो कुछ ऐसा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 5 लाख है और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए हाथ में बच रहा है, दैट इज एनपीवी। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा। जब एनपीवी पॉजिटिव होता है ना, पीआई रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। यही सेम पीआई रेशियो अगर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। मान लो अगर यही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 3 लाख होता तो 4 लाख लगा के 3 लाख वापस आए तो क्या मतलब हुआ, तो वहाँ रेशियो आपका 1 से लेस आता वैसा। तो इसमें अपने को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। और जिस पॉइंट पे एनपीवी जीरो होता है, जहाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं,
वहाँ पीआई रेशियो होता है 1। दिस इज अगेन इन डिफरेंस पॉइंट। या डिसीजन मेकिंग में ये सब चीजें काम आती है, एनालिसिस। बोलो, समझ आ रहा है? अब देखो, जब एनपीवी इक्वल टू 0 होता है तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। यही होता है ना दोनों में। और जब पीआई रेशियो 1 होता है तब भी सेम बात होती है। तो ये आपस में को रिलेटेड चीजें हैं। तीसरा जो भी पॉइंट अपन देख रहे हैं आईआरआर वाला, अगर उसकी बात करें तो आईआरआर में हम कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले आईआरआर ज्यादा है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले आईआरआर कम है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करो। देखो, कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न कम है, क्या मतलब हुआ? आप 8% पर एनम के रेट पे पैसा कमा रहे हो और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है, तो 3% तो जेब से जाएगा। वो ये वाला सिनारियो हो गया। लेकिन एक पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस पॉइंट। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका रिटर्न अगर सेम हो गया तो अल्टीमेटली लास्ट में हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 10% ब्याज है और आपने 10% ही प्रॉफिट कमाया, तो ये वो पॉइंट है। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करो ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। अगर आपको बात समझ आ रही हो, सेम पॉइंट है ये। क्योंकि जिस पॉइंट पे एनपीवी 0 होता है उस पॉइंट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल कैश आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं। उसी पॉइंट पे पीआई रेशियो 1 होता है और उसी पॉइंट पे ये सिनारियो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। जितना खर्चा है उतना ही कमाया, सब चुका दिया, लास्ट में क्या बचा? 0। तो यही तो पॉइंट है वो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज एनपीवी इक्वल टू 0, ये वो पॉइंट है। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट लिखा, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0 इज आईआरआर। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की ट्राई करता हूँ। कुछ ना कुछ आपको डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा जब समझ में आएंगे। अब ये बात इतनी समझ आ रही, पूरी नहीं आई होगी, लेकिन जितना बोल रहा हूँ कुछ तो रिलेट हो रहा होगा, तो भी उतना काफी। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो, एक ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं एनपीवी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव, यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव। ये तो क्लियर है। अब देखो, अगर आप सीओसी और आईआरआर को कंपेयर करो, अपना कॉस्ट और अपना एक्चुअल रिटर्न कंपेयर करोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो रेंज है जहां पे आपका आईआरआर सीओसी से बड़ा होगा। बोलो सही है? यहाँ पे आप एक्चुअल रिटर्न अपनी कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे होगे, तभी तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा होगा। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है मान लो, आप आईआरआर कमा रहे हो 12%, तो 2% बच रहा होगा हाथ में। वही 2% या पॉजिटिव एनपीवी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। बात समझ आ रही? और ये वाला जो जोन है, यहाँ पे आपका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा। कॉस्ट अगर 10% है, आप 9% कमा रहे हो, 1% जेब से जा रहा है, वही जेब से जा रहा है तो नेगेटिव एनपीवी के फॉर्म में दिख रहा है। ये बात समझ आई? लेकिन ये बीच में एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मुझे बताओ इस पॉइंट पे सीओसी और आईआरआर में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एनपीवी इक्वल टू 0 जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये एक ही पॉइंट ऐसा है जहां आईआरआर और सीओसी एक बराबर होते हैं। दिस इज द ओनली पॉइंट एनपीवी इक्वल टू 0 वेयर आईआरआर एंड सीओसी आर एग्जैक्टली सेम, एक बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। पॉइंट क्लियर? अब आगे की बात समझो। हम इस पॉइंट को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज जब आईआरआर कैलकुलेट करना होगा तो ये पॉइंट आपके काम आएगा। इस पॉइंट पे क्या एक वैल्यू 0 है तो कंपैरिजन करने में कुछ तो मिलेगा, नहीं तो फिर क्या सारे फैक्टर मिसिंग हो। एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल मिसिंग है, कैसे ढूंढोगे? आपने स्कूल में किया एक्स और वाई वाली इक्वेशन। तो जब एक्स और वाई वाली इक्वेशन होती है तो हमेशा 2 होती है, 3x + 2y = 5, 2x + 3y = 9, ऐसा कुछ होता है। तो जितने अननोन वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन होने वाली है, तो अननोन वेरिएबल फिर एक ही होना चाहिए। तो कुछ तो कंपैरिजन के लिए चाहिए, वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, एनपीवी इक्वल टू 0 पॉइंट पे आप सीओसी ढूंढो या आईआरआर ढूंढो, बात तो एक ही है ना। इसलिए हम वो पॉइंट का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर। तो कैलकुलेट करने के लिए जुगाड़ अपने काम आएगा कि एनपीवी इक्वल टू 0 ही वो पॉइंट है जहां ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक ढूंढो दूसरा ढूंढो, बात सेम है। तो हमें डिस्काउंटिंग रेट ही ढूंढना है, जो डिस्काउंटिंग रेट होगा उस पॉइंट पे वही आईआरआर होगा। अब जब सम करवाऊंगा तो ये बात आपको रिलेट हो जाएगी कैसे अप्लाई होती है। ये कंसेप्चुअल बात थी कि हम कर क्या रहे हैं, अब एग्जीक्यूट कैसे करना है वो देख लो। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं 10 लाख रुपए।
और प्रोजेक्ट की लाइफ ये अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख, 5 साल। अब बात आएगी CFAT की। CFAT में 2 ऑप्शन है, या तो एन्यूटी ले लें या डिफरेंट कैश फ्लो। देख लेते हैं क्या बेटर रहेगा। डिफरेंट कैश फ्लो लेंगे तो थोड़ा सा मैटर बढ़ जाएगा। एक बार चलो एन्यूटी से स्टार्ट करते हैं, फिर वो वाला समझ करा करेंगे तो दोनों ही अपने सॉल्व, लेकिन एन्यूटी वाले से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आपको ईजी लगेगा और कुछ नहीं। CFAT पर एनम अच्छा इतना डेटा है। मुझे पहले तो इसमें एनपीवी निकाल के दे दो। एनपीवी कितना आ रहा होगा इनके बता दो। डायरेक्ट हो जाएगा जीटी फैक्टर से। ओके 1,37,236। बाकी सबका क्या आ रहा है देखो। बोलो आया कुछ आंसर? क्या आ रहा है? नहीं आया। कमाल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैलकुलेटर फोन में कर लो, पर उसमें जीटी फैक्टर नहीं आएगा ना। वेरी गुड। और कोई आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है? क्या 1.13 मतलब ब्लैक्स में आ रहा है? कैसे एनपीवी 1.13 कैसे आ सकता है? पीआई रेशियो हो सकता है 1.13। एनपीवी बताओ ना कितना आ रहा है? इसके सम्स तो अपन ने लास्ट लेक्चर में काफी सारे किए, फिर तो बनने चाहिए थे। एनपीवी में इतना टाइम लग रहा है। नहीं देखो कहाँ स्टैंड कर रहे हो, देखो पता चल रहा है। इतने सम्स कराने के बाद भी एनपीवी नहीं आ रहा है। मैं क्या सिखा रहा हूँ अगर आप क्या सीख के जाओगे? ध्यान दो, थोड़ा मेहनत करो, बहुत खराब आदत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है सब। ये तो सम्स लास्ट लेक्चर में इतने सारे किए एनपीवी पीआई, उसके बाद भी हाल है। घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या होने वाला है यार। पूरा मूड खराब कर देते हो पढ़ाने का कसम से। सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला था, ये प्रेजेंट वैल्यू गिनने में क्या दिक्कत हो रही मुझे नहीं पता चल रहा, जबकि CFAT तो एनुअल बेसिस पे लिया है। 3 लाख रुपए में पीवी फॉर्म मल्टीप्लाई करना है। एक एक सम यहाँ पे कराता हूँ, एक एक स्टेप समझाता हूँ, उसके बाद भी सारी मेहनत मेरे को करनी है। ये करो, मल्टीप्लाई करो, पीवी गिनना नहीं आएगा। पीवी फा निकाल के दो। 10% पे 5 साल का पीवी फा क्या होता है? क्या करते हो यार? कुछ फैक्टर आ रहा है? ये वाला फैक्टर कितना आ रहा है वो बताओ। बोलो हाँ कितना आया? बोलो तो सही है। आ रहा है तो बताओ ना कितना आ रहा है। मन में रखोगे तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा? मैं क्या लिखूं यहाँ पे? एक एनपीवी निकालने के लिए पूरा 5 मिनट से बैठे मेरी शक्ल देख रहे हो। 3.79 आ रहा है आप लोगों का ये 3.79। तो उसमें 3 लाख मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए माइनस किया, तो बचेगा ना एनपीवी। ठीक है, तो एनपीवी तो आ गया। अब एनपीवी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि भाई आपने जो पैसा कमाया है उसमें आपने ये तो रिकवर कर ही लिया, प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर कर लिया।
उसके बाद आपके पास ये बचा है। दिस शोज कि जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% से तो ज़्यादा ही है। वो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, अपने को पता नहीं है, बट वही हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज में हमारा रिटर्न कितना है। जो ये एब्सोल्यूट नंबर में दिख रहा है ये एनपीवी है, अगर इसी को परसेंटेज में फाइंड करेंगे ना तो उसको आईआरआर बोलेंगे, बस उतना फर्क है। समझ आ रहा है? बट अब कैसे फाइंड करें, मेथड क्या होगा, क्योंकि ये तो नंबर आ गया एब्सोल्यूट, उसको परसेंटेज में कैसे फाइंड करें। तो आईआरआर को फाइंड करने के लिए फिर हम वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0। वापस बात वही आ गई, ये एनपीवी पॉजिटिव है, अगर आप वो ऐसे नंबर लाइन जैसा बना लो ना तो ये एनपीवी अपना पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पे आईआरआर जो है वो कितना होगा मुझे पता नहीं है, होगा 10% से ज्यादा ही, तो इम्प्लाइड है कॉस्ट से ज्यादा कमाया होगा तभी तो कुछ पॉजिटिव बचा होगा, लेकिन कितना है वो नहीं पता है। तो वो फाइंड करने के लिए ना हम इसके बदले ये पॉइंट का यूज करेंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे आपका जो आईआरआर होगा और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी ना एक बराबर होती है इस पॉइंट पे। द पॉइंट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आईआरआर, क्योंकि वहां पे दोनों बराबर होते हैं। तो अगर एनपीवी 0 पॉइंट पे हम जाए और वहां पे कितना परसेंटेज होगा वो ढूंढ लें तो वही अपना आईआरआर होगा। कहने का मतलब वो, अब कैलकुलेशन देखते हैं तो और बात क्लियर होगी। यही एग्जांपल है, इसको अपने को सॉल्व करना है, तो कैसे अप्रोच करेंगे। एनपीवी आ रहा था 1,37,236, यही था एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, आपने 10% पे डिस्काउंटिंग किया, मुझे ना एनपीवी इक्वल टू 0 चाहिए, तो मुझे डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना पड़ेगा, 10 से ज्यादा लूं या 10 से कम लूं। समझ आ रहा है? 10% से ज्यादा रेट पे डिस्काउंटिंग करूं तो एनपीवी 0 की तरफ पहुंचूंगा, या 10% से कम रेट पे डिस्काउंटिंग करूं तो 0 की तरफ पहुंचूंगा। 10% से कम 8% लेके देखें, अटेम्प्ट, इसमें ट्रायल एंड एरर होगा, आपको अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, डेटा तो सेम है ना, सीएफएटी कितना है अपना 3 लाख रुपए, ये तो फिक्स है, ये डेटा में कोई चेंज नहीं, 3 लाख रुपीज, और लाइफ कितनी है 5 साल, ये फिक्स रहने वाला है। अब एक काम करो, डिस्काउंटिंग रेट ले लो आप 8%, 10 से कम ना 8% लो, और इस पे मुझे एनपीवी निकाल के दिखा दो कि अगर डिस्काउंटिंग रेट 8% होता तो एनपीवी क्या होता। ट्रायल एंड एरर, बार बार एनपीवी गिनना है, और एनपीवी गिनना नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है बताओ? ज्यादा ही आएगा, ज्यादा ही आएगा। डिस्काउंटिंग रेट कम कर दोगे तो ज्यादा ही आएगा, कम कैसे आएगा? आपने उल्टा बोला, सब लोग गिन के देख लो। समझ आया कुछ? डिस्काउंटिंग रेट, आप इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कम कर रहे हो, पूरे 10% नहीं 8% भी चलेगा, कॉस्ट ही घटा दोगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा ना, कम कैसे हो जाएगा? तो 8% लोगे तो एनपीवी ज्यादा आएगा। वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% के हिसाब से 5 साल का, और इंटू 3 लाख रुपीज माइनस 10 लाख रुपए, कितना आ रहा है इसमें एनपीवी बताओ तो सही। 803 चलेगा, चलो कोई बात नहीं, कुछ फायदा थोड़ी है इसका। हमें कहाँ पे जाना है, एनपीवी इक्वल टू 0, आपने तो बढ़ा दिया, टारगेट ये था, तो 10% से ज्यादा रेट लेना पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ाओगे तो मार्जिन कम होगा ना, बेसिक बात है, ये कॉस्ट है, आपने कॉस्ट कम कर दी तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो कॉस्ट कम नहीं करनी, कॉस्ट बढ़ानी है। हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाता है, और वही पॉइंट अपना आईआरआर है, बात वैसी है। तो अब 10 के बदले 12% लेके देख लो। अब इसमें ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट आपको परसेंटेज मिल जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 12% पे एनपीवी ढूंढो, 81,432 ये आ रहा है। अब ये तो क्विकली आ जाना चाहिए, पीवी5 तो निकालना है बार बार। 12% का जीटी फैक्टर करो इंटू 3 लाख, फॉर्मूला वही है जो पीछे लिखा था। ये घर पे जो 4 सम सॉल्व करके आते हैं ना तो यहाँ टाइम बचता है, यहाँ ऐसी शक्ल हो जाती है कि ऐसा भी कुछ था क्या, याद ही नहीं आ रहा है, फिर याद करवाते रहो बार बार। यही करना है, बिना लिखे भी हो जाएगा, कैलसी पे करना है। तो 12% पे तो 81,000 आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है। अभी तो अपने को तो 0 तक जाना है, और ये जो आप 2% घटाया आपने या कॉस्ट बढ़ाया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 137 से 81 पे आया है। तो आप 15% ट्राई कर लो, डायरेक्ट आगे जाना पड़ेगा। करो 15% टीवी का
5646। बाकी लोग भी सॉल्व करो, सबका आना चाहिए। 15 पे भी अभी जीरो नहीं आया, 16 पे ट्राई करें। हाँ माइनस चाहिए मुझे एक, बताओ ना 16 पे कितना आया। 17,711 माइनस में। बाकी लोग भी ट्राई कर लो, ये दोनों आ रहे हैं क्या ये? आया 15 और 16% पे आ रहा है। इसको ट्रायल एंड एरर बोलेंगे, अप्लाई करके देखना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जीरो आता है, तो आंसर 15 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर वो ढूंढ लेंगे एग्जैक्ट कितना आएगा, पहले रेंज तो पता चले। तो देखो 10% पे जो एनपीवी था वो बड़ा नंबर था, मैंने 12 पे ट्राई किया, अभी भी बड़ा नंबर है, 0 तक जाना था, डायरेक्ट 15 पे ट्राई कर लिया। ये तो ट्राई करके पता चलेगा। एक निकालोगे वैल्यू तो डिफरेंस समझ आएगा कि देखो 2% बढ़ाया तो इतना कम हुआ है, और 2 बढ़ाएंगे तो भी 0 तक तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 बढ़ा लिया। आपको नहीं समझ आ रहा, 14 पे ट्राई करो, 16 पे ट्राई करो। हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिनके बीच में जीरो आता हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंच गए, अब आगे का देख लेते हैं। इसको ऐसे प्रेजेंट कर देता हूं आपके समझने के लिए। एनपीवी इक्वल टू 0, ये पॉइंट मान लेते हैं। हमने 2 रेट लगाए, 15% और 16%। 15% पे आ रहा था 5646 पॉजिटिव, 16% पे आ रहा है 17,700 नेगेटिव। यही है। अब आपको ऐसा हो सर नंबर लाइन में तो नेगेटिव उधर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फिर वो परसेंटेज 16-15 हो जाएगा, तो कहीं एक तो इशू आएगा। फिर बोले सर 16 इस तरफ कैसे आए, तो कोई एक तो आने वाला है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप 15% यहाँ लिख रहे हो तो 16 यहाँ लिखोगे, तो फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसकी वैल्यू नेगेटिव, वो ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। ये बीच में जीरो, हमें ये पॉइंट चाहिए, एंड दिस इज IRR। समझ आ रहा है? अब कैसे आगे बढ़े वो समझो। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये है 5646 यूनिट्स, और ये जो डिस्टेंस है ये है 17,711 यूनिट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? $23,357। हाँ, ये प्लस करना है वो ध्यान रखना, माइनस मत ले लेना। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हम टोटल डिस्टेंस एब्सोल्यूट नंबर लेंगे, तो ये 23,000 यूनिट्स का डिफरेंस है। अब पॉइंट ये है कि आपको एक स्टार्टिंग रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चल के जाओ, या यहाँ से शुरू करके वापस जाओ, आपकी चॉइस है। कोई भी एक बेस ले लो। अपन बेस इसको ही ले लेते हैं 15%। तो IRR गिनने के लिए हम स्टार्ट करेंगे चलना 15% वाले पॉइंट से। यहाँ से जाना कहाँ तक है? यहाँ तक। ये डिस्टेंस कितना है आपको पता चल रहा है? 5646 यूनिट्स। टोटल डिस्टेंस कितना है वो तो पता ही है। इतने डिस्टेंस में से आपको इतना ही चलना है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। ये प्रोपोर्शन कितना है मालूम पड़ेगा, और 15% से लेके 16% टोटल गैप कितना? 1%। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इंटू 1, ये ध्यान रखना होता है। ये पॉइंट आगे बताऊंगा। ये प्रोपोर्शन गिनो कितना हो रहा है? 5646 डिवाइड बाई 23,357 24। समझ आए? ये है आपका IRR। बिकॉज इस पॉइंट पे आपका एनपीवी 0 हो जाता है अगर कॉस्ट उसके बराबर हो जाए। तो एनपीवी 0 वाले पॉइंट पे आप जो गिनोगे वही कॉस्ट है, वही IRR है। क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% होता तो आपका एनपीवी 0 आता। बोलने का मतलब ये, तो बिकॉज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है IRR ढूंढने का, तो हमने रिजल्ट्स में से एक रेफरेंस पॉइंट यूज किया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे कॉस्ट और रिटर्न इक्वल हो जाता है। तो अगर इस पॉइंट पे कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर ले वो मालूम पड़ जाए तो अपना आंसर आ जाए। वैसी बात हो रही है। अब देख लो, तो IRR आ गया 15.24। अपना ओरिजिनली सम में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो तो 10% थी ना, और IRR आपका कितना आया? 15% से ऊपर। समझ आ रहा है? तो इन शॉर्ट ये बिजनेस करने जैसा है या नहीं है? क्योंकि रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम है। और ये अगर उल्टा होता तो हम ये बिजनेस नहीं करते। नाउ दिस रिजल्ट इज इक्वल टू एनपीवी बीइंग पॉजिटिव, और वो था ही 1,37,000 ओरिजिनल, और पीआई रेशियो भी निकालते तो 1 से ऊपर आता। तो IRR कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन भी था, आप 16% से रिवर्स भी आ सकते थे। यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो 16% माइनस, अब रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस होगा, वो फिर फॉर्मूला ऐसे प्रेजेंटेशन वाइज उल्टा हो जाएगा।
16% माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो डिस्टेंस ये वाला काउंट होगा ना, तो -17 711 23357। ठीक है, ये क्लियर? सेम ही आंसर आता है। बोलो, कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, कभी आप सॉल्व करो फिर मिस्टेक नहीं हो जाए। बाई चांस आप ये जो गैप ले रहे हो ये 1% से ज्यादा ले रहे हो, अपन ने 15 और 16 ढूंढा, कोई बोले सर मैंने पहले 14 पे ट्राई किया तो पॉजिटिव आया, मैं तो 2% पे कर रहा था, 10%, 12%, 14%, 16%, तो 14 पे भी पॉजिटिव आया होगा और 16 पे तो यही नेगेटिव आया होगा। बाई चांस आपने यहाँ पे 14% यूज किया तो उसका जो भी एनपीवी होगा आपने वो लिखा और फिर आपने सम सॉल्व किया, कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना, ये जो मैंने 1 लिखा ना, फिर ये आपको 2 लेना पड़ेगा। जितने परसेंट का गैप होता है उतना मल्टीपल या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये वाला सिर्फ इतना, दिस इज पर परसेंटेज, 1% पे ये रेशियो है और आपने तो 2% का गैप ले लिया 14 16, तो उसको इंटू 2 करना पड़ेगा। तो जितने परसेंट का गैप आप यहाँ पे लोगे, आप 13 16 ले लो तो ये इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ऑन बेसिस ऑफ 1% एंड आपका गैप हो गया 2% का, तो ये इंटू 2 उसका डबल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये पीछे का फैक्टर गलत आ जाएगा। आप इंटू 2 नहीं करोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा। वैसे ये करना नेसेसरी, क्योंकि आपने स्टार्ट भी तो यहाँ 14 से किया था ना, वो भी तो 1% कम हो गया, वैसे समझ लो, तो डबल ऐड करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। 12 और 16 लोगे तो इंटू 4 आ जाएगा। ये भूल गए तो सारा आंसर फिर लास्ट में गलत हो जाएगा, वहां तक सही पहुंचे और एक स्टेप गलत हो जाएगा, तो ऐसा करना नहीं है, इसलिए अपन 1% के गैप तक जाते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा, ये सेम सम आप 14 और 16 या 12 और 16 से लोगे ना, तो ये पीछे 0.24 के बदले 0.25, 0.23, 0.228 ऐसा भी कुछ आ सकता है, बिकॉज जितना नियर बाई जाएंगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा, जितना दूर के नंबर लोगे ना उतनी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, तो भी एक पॉइंट होता है। तो अभी आप सेम सम अगर 14 16 से ट्राई करो तो शायद ये 24 के बदले 235, 238 या 23 भी आ सकता है, या 25 भी आ सकता है, तो बोले सर मैच नहीं हो रहा, पॉइंट का फर्क पड़ जाएगा, एक्यूरेसी खराब होगी। स्टैटिस्टिक्स है, जितना क्लोज जाओगे उतनी एक्यूरेसी बराबर आएगी। नहीं तो मैं डायरेक्ट 10% और 16% भी ले सकते थे, पीछे के नंबर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये हो सकता है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। IRR मेथड यहाँ पे कंप्लीट है। इसको ये जो मेथड है इसको एक्सट्रापोलेशन मेथड बोलते हैं टेक्निकली। सिंपल टर्म्स में तो रेशियो प्रोपोर्शन है, ये जो आपने किया ना, दिस इज प्योरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और कुछ भी नहीं किया, ये रेशियो निकाला है, इसमें से इतना चले, इसमें से इतना चले, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन मेथड है और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला जैसा कुछ भी नहीं है, मेथड पे चलना पड़ेगा आपको। हाँ, ये ठीक है, ये सब पॉइंट्स क्लियर। तो IRR मेथड यहाँ पे कंप्लीट है, इतना ही रख रहा हूँ। बाकी जो सम्स हैं आपके कल वाले सम्स के डाउट्स और फिर इसके सम्स जो है वो कल अपने कंटिन्यू करेंगे, उसमें देख लेंगे। तो बाकी है जब तक तो कंप्लीट कर लेना।